हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे व्याख्यात्मक हल हर एक प्रश्न का एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन जो कि उस समय करंट के रहे होंगे। और ये प्रश्न पत्र है 25 मई 2008 को हुआ बीईओ का प्रश्न पत्र है। चलिए पहला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित जो नहीं है वही आपका आंसर है। तो यहाँ देखिए, भील राजस्थान बिल्कुल सही है, संथाल झारखंड बिल्कुल सही है, तमिलनाडु टोडा ये भी सही है, बट सिक्किम में खासी जनजाति नहीं पाई जाती। ये पाई जाती कहाँ पे? मेघालय में। तो ये आंसर आपका सही होगा, सी ऑप्शन। और कुछ जनजातियों के बारे में जान लेते हैं, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। देखिए, अन्य जनजातियों में सिंह अरुणाचल में पाई जाती है, लिम्बू पाई जाती है सिक्किम में, चकमा आसाम में, ओरांग पाई जाती है त्रिपुरा में, और रियांग पाई जाती है मिजोरम में। तो इनमें से कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 79 संसद का गठन किया जाता है क्या इसमें। अनुच्छेद 226 धन विधेयक की परिभाषा, ये सही नहीं है भी, क्योंकि धन विधेयक की परिभाषा आती है अनुच्छेद 110 के तहत 110, और अनुच्छेद 226 के तहत आता है हाई कोर्ट की रिट संबंधी शक्ति। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही है। इसके अलावा कुछ और अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 112, इसमें क्या आता है? हमारा बजट आता है, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। अनुच्छेद 108 देखिए, इसमें क्या आता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और कौन बुलाते हैं ये बैठक? ये बुलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस पर भी सवाल आता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि बार बार यूपीपीसीएस में भी पूछे गए हैं और कई एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके विभाजन से संपन्न हुआ। तो कौन सा राज्य था जिसके विभाजन से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था? और ये था आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ था छत्तीसगढ़ अलग। इसके अलावा किसका विभाजन हुआ था? उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था तो उत्तराखंड अलग हुआ था, और बिहार का विभाजन हुआ था तो झारखंड अलग हुआ था। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है? सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट से पहले थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं इन राज्यों के गठन से संबंधित। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 को बना उत्तराखंड, और 15 नवंबर को बना झारखंड। ठीक है, अन्य राज्यों के गठन से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश सबसे पहला बनने वाला राज्य है जो कि भाषाई आधार पर बना था। ठीक है, 1953 में। उसके बाद केरल और कर्नाटक बने 1956 में। देन देन आपका नागालैंड बना 1962 में, और मेघालय बना 1971 में। उसके बाद हरियाणा 1966 में। उसके बाद हिमाचल 1970 में, मिजोरम और अरुणाचल बने 1986 में, और लास्ट में बना आपका गोवा 1987 में, और अब आकर के तेलंगाना 2014 में रिसेंटली बना है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को अधिकतम मनोनीत कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। और ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये अनुच्छेद 331 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी? कौन सी रिपोर्ट? तो आप देखिए, सरकारी आयोग जो है वो प्रशासनिक तंत्र से संबंधित थी। इसमें राज्य और केंद्र के संबंधों से पे रिपोर्ट देनी थी इस आयोग को। इसके अलावा कुछ और आयोग की बात करें जो कि इस तरह के समस्याओं को सुलझाने के लिए बने थे, वो हैं एक आपका राजमन्ना समिति जो 1969 में बनी थी। इसके अलावा सरकारी आयोग जो जिसकी अभी बात हुई है 1983 में बना था। इसके अलावा एम पुंछी आयोग भी बना था 2007 में। निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो सामाजिक वानिकी जो प्रोग्राम था 1976 में शुरू हुआ था, और यहाँ पे जो वृक्ष लगाए गए थे वो बहुउपयोगी वृक्ष थे। मतलब उद्देश्य ये था कि वहाँ से हमें काष्ठ भी मिल सके, लकड़ी भी मिल सके, व्यापारिक लकड़ी भी मिल सके, फल भी मिल सके, पशुओं के लिए चारा भी मिल सके, और वातावरण के लिए शुद्ध ऑक्सीजन भी मिल सके। तो इन सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वहाँ पे सभी प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जाता था। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अब देखिए, वानिकी संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इंस्टीट्यूट है, ये है आपका सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान प्रयागराज। तो इस पर भी सवाल आ चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको आप नोट करके रखिए। और कुछ संस्थानों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू हुई थी 1976 में। और कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखिए, सामाजिक वानिकी योजना तो हमें पता है कि 1976 में शुरू हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 1998 में शुरू हुई थी। हरित पट्टी विकास योजना के नाम से एक और परियोजना शुरू हुई थी जो कि 2012-13 में शुरू हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन के नाम से 2001 में स्कीम शुरू हुई थी, और टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 2014-15 में शुरू हुई थी। तो इन पर अक्सर सवाल आता है, कई बार सीधे पूछ ली जाती है कोई योजना, कई बार जो है क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। तो आप इन सबको
नोट करके रखिए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित राज्यों को उनकी अनुसूचित जनजातियों की आबादी के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हिमाचल प्रदेश, बी दिया है आपको उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी तमिलनाडु। अवरोही क्रम में इनको सजाना है, सबसे कम से शुरू करके और सबसे ज़्यादा की तरफ बढ़ते हुए, सॉरी सबसे ज़्यादा से शुरू करके सबसे कम की तरफ बढ़ते हुए। तो देखिए आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तमिलनाडु सबसे कम आबादी वाला होगा, उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद आएगा केरल। तो डी बी ए सी आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही है यहाँ। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए 2011 की गणना के अनुसार आरोही क्रम कुछ इस प्रकार से रहेगा। एमपी में मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इनकी, तो एमपी सबसे ऊपर, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आपका राजस्थान और गुजरात आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा एसटी जो होते हैं परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 31.9% है। कहाँ पे? पंजाब में। भारत में कुल एसटी की जनसंख्या जो है वो 8.6% है। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर कोई भी एग्जाम आप यूपी में देने जा रहे हैं तो स्पेशली। भारत में जनजातियों की कुल जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में उसका 1.09% है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जो एससी का प्रतिशत है उसकी कुल जनसंख्या का 0.06 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले जो हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं सोनभद्र सबसे ऊपर, उसके बाद बलिया, उसके बाद देवरिया। और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं आपका बागपत पहले स्थान पर, दूसरा कन्नौज और तीसरा बदायूं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप नोट करके रखिए। अगला सवाल कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो टोटल 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जा सकते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो कहने चाहिए कला का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका विज्ञान का क्षेत्र हो, सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, कहीं से वो एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उससे पहले व्याख्या तो देख लेते हैं इसकी, सॉरी। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्रों से 12 अधिकतम सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, जिनमें 12 तो आपका मनोनीत होंगे और 238 मैक्सिमम आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो ये अनुच्छेद है 24 नंबर अनुच्छेद। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। तो अनुच्छेद 24 की तो हमने बात कर ली कि यहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद जो अन्य इंपॉर्टेंट है वो कुछ इस तरह से हैं। अनुच्छेद 14 के तहत हम विधि की समानता का अधिकार रखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15 के तहत मूल धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध होता है, यानी कि इनके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आपको मिलेगी। इसके अलावा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। ये बहुत पूछा जाने वाला अनुच्छेद है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत हो जाता है। जैसे पहले आज़ादी से पहले अंग्रेजी उपाधि दे देते, राय बहादुर वगैरह वगैरह, वो सब खत्म हो चुकी है इसी अनुच्छेद के तहत। अब कोई ऐसी उपाधि नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 19 के तहत क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और 21 नंबर क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मृत्यु दंड भी इसी के तहत आता है। ये एक बार इसमें भी पूछा जा चुका है सवाल आपका रिसेंटली, शायद 1 या 2 साल पहले। 22 अनुच्छेद क्या कहता है? मानव से दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का निषेध होता है, प्रतिषेध होता है। और 24 तो आपका बाल श्रम से रिलेटेड है ही। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, बीईओ में कई बार आया। इनमें से कौन फिश या मीन है? तो यहाँ पर जो फ्लाइंग फिश है ना, सिर्फ वही मीन है, बाकी कोई भी फिश मीन नहीं है। पहली दो तो आपकी, एक आपका क्रेफिश और सिल्वर फिश, तो ये तो होती है ऑर्थोपोडा। और जो कटल फिश होती है वो होती है आपकी मोलस्का। ऑर्थोपोडा और मोलस्का का आई थिंक आप अच्छे से जानते हो क्या होता है ऑर्थोपोड और क्या होता है मोलस्का। ऑर्थोपोडा के सदस्य क्या होते हैं? ज्वाइंटेड हाथ पैर होते हैं उनके। ऑर्थो मीन्स ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड हाथ पैर होते हैं, संयुक्त उपांग कहलाते हैं ये। जैसे कि मच्छर, मक्खी और जितने सारे इंसेक्ट होते हैं वो सब के सब इसी में आते हैं, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जंतु जगत है, सबसे बड़ा फाइलम। इस पर भी सवाल कई बार आ जाता है। इसके अलावा इनके अंदर एक और खासियत होती है कि इनके आइज़ जो होती हैं वो कंपाउंड आइज़ होती हैं, यानी कई पीसेस की लेंस के कई पीसेस होते हैं वहाँ पे। हमारी आँख में सिंपल लेंस होता है एक, ठीक है, सिंगल लेंस, मतलब सिंपल नहीं कहेंगे, सिंगल लेंस होता है। और इनकी आँख में बहुत सारे लेंस जुड़ करके आँख बनती है। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के अंदर जो इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट के अंदर जो पेयर ऑफ कहना चाहिए पैर है, उनके जो लेग्स कहलाती हैं,
तो वो 3 पेयर होती हैं, 3 पेयर या इस ढंग से कह सकते हो कि और 6 लेग्स होती हैं उनकी, 6 लेग्स। तो इंसेक्ट पर ये भी पूछ लिया जाता है कि इंसेक्ट की लेग कितनी होती है, चींटी वगैरह हैं तो 3 जोड़ी या 6 लेग्स जो है इंसेक्ट की होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि दांत कुर्बित हो जाते हैं या मॉडलिंग हो जाती है उन पर जब जल में प्रचुर मात्रा में रहता है। क्या रहता है जल में? देखिए, जल में जब फ्लोरीन रहता है उससे फ्लोराइड बनता है, फ्लोराइड दांतों के ऊपर जम जाता है जिससे दांत सड़ने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरीन की कुछ मात्रा जो है वो दांतों के लिए बहुत आवश्यक होती है, इसलिए टूथपेस्ट में भी फ्लोरीन की क्वांटिटी कुछ थोड़ी सी होती है, लेकिन निश्चित क्वांटिटी के बाद ये नुकसान देने लगता है और अगर ये पेट में चला जाए तो फिर हमें और तरह की कई बीमारियाँ हो जाती हैं, इसलिए फ्लोरीन की ज़्यादा क्वांटिटी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ए आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्य की विकिरण ऊर्जा किसका परिणाम है? तो सूर्य की ऊर्जा जो आती है वो बेसिकली बनती है नाभिकीय संलयन से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन आप कुछ ढंग से समझ सकते हो कि छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के नाभिक हैं, वो जोड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से अपार ऊर्जा निकल सकती है जो कि सूरज के अंदर निकलती है। ठीक है, लेकिन इसको हम अभी नियंत्रित नहीं कर पाए, इसलिए पृथ्वी पर इसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाती। बस ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर पाए, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बम बना पाए हैं। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पे बनता है और इसीलिए हम से कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, जबकि परमाणु बम जो काम करता है वो किस पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन नाम का सिद्धांत जो है इस पे परमाणु बम काम करता है। यहाँ पे एक एटम छोटे एटम्स में टूट जाता है तो उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बारिश होती है और इसी से हम परमाणु घरों में ऊर्जा बनाते हैं। किससे? नाभिकीय विखंडन से। तो इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता देना जरूरी है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, वह शहर जहाँ पे विज्ञान और पर्यावरण केंद्र है कौन सा है? तो ये है नई दिल्ली। इसके अलावा प्रश्न संख्या 14 देखिए, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस कराया जाता है? तो डायलिसिस कराया जाता है वृक्क के केस में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। वृक्क यानी कि किडनी जिसे हम कहते हैं, किडनी। ठीक है, और किडनी में हमें डायलिसिस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। किडनी में होता क्या है, बेसिकली रक्त का छना जाना, यानी कि उत्सर्जन कहलाता है वो। उसके बाद जो उसके अंदर गंदगी निकलती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो पानी में घुल करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, मूत्र का बनना। ठीक है, तो किडनी में ये काम होता है, इसको हम उत्सर्जी अंग भी कहते हैं अपना। और उत्सर्जन की जो यूनिट मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? नेफ्रॉन मानी जाती है। ठीक है, तो इस पर भी सवाल आता है, इसलिए आपको बता देना ज़रूरी था। यहाँ पे लगभग 10 लाख सूक्ष्म लंबी एवं कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा वृक्क होता है, किडनी होती है, उसके अंदर पथरी बनती है। वो क्यों बनती है उसके भी कई बार सवाल आता है। तो यूरिक एसिड उसके लिए एक रीज़न है, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक रीजन, ऑक्जिलेट भी एक रीज़न होता है और कैल्शियम फॉस्फेट भी एक रीज़न होता है। इन तीनों में से किसी की भी पथरी हमारे किडनी में बन सकती है। अगला प्रश्न हमारा, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो कौन थे इसके प्रवर्तक? इसके प्रवर्तक थे विनोबा भावे। 1951 में ये आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था आंध्र प्रदेश के बल्कि तेलंगाना के एक गाँव से, और ये गांव था पोचमपल्ली, जो कि फिलहाल तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में था। और इसका नाम बाद में बदल क्या रख दिया गया था, ग्रामदान आंदोलन रख दिया गया था। प्रश्न की 16 देखिए, भारत और पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये जस्ट बांग्लादेश वॉर के बाद हुआ था। ठीक है, तो 1972 इसका आंसर है और ये इंदिरा गांधी का समय था। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी हमारी। इसके अलावा एक और जो समझौता हुआ था वो था ताशकंद समझौता, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया था। 1966 में ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शोध संस्थान, एड्स शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये है पुणे में। इसके अलावा पुणे में एक और बहुत फेमस संस्थान है, इसको कहा जाता है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, NCL। कुछ और शोध संस्थानों की बात कर लेते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी तो हमने बता दिया आपको कि पुणे में है। इसके अलावा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है वो दिल्ली के अंदर होती है, और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये भी हमारा कहाँ पे है? पुणे में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ओमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था? तो ये आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन 1905 के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, और इसी के कारण ये गीत लिखा गया था। बाद में इसी गीत को बांग्लादेश ने अपना लिया अपनी स्वतंत्रता के बाद, और वहाँ का ये राष्ट्रीय गीत बन गया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है।
अगला प्रश्न कहता है निम्न आंदोलनों को पूर्वाधार राष्ट्रीय आंदोलनों के कॉलक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1929-30 में। 1929-30 में शुरू हुआ था ये। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन सबसे पहला था इनमें, 1919 में ये शुरू हो गया था, जबकि तुर्की के खलीफा की सपोर्ट में जो है अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था और बाद में गांधी जी ने इसे सपोर्ट कर दिया था। असहयोग आंदोलन उनका ऑपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में शुरू हुआ था और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। तो पहला आया 2, फिर आया 3, फिर आया 1, फिर 4। तो 2, 3, 1, 4 कहाँ पे है? 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? चारों विकल्प आपके सामने हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसमें आंसर इसके हिसाब से होना चाहिए राजस्थान, लेकिन अभी फिलहाल जो है राजस्थान दूसरे नंबर पर, पहले स्थान पर जो भारत आ गया उत्पादन भारत में आ गया है वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो राइट आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं है। अब कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। कोडरमा वन क्षेत्र में सर्वाधिक अभ्रक की खाने, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अभ्रक की राजधानी कहते हैं। ठीक है, अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। राज्यों का क्रम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सबसे आगे, उसके बाद आपका राजस्थान, उसके बाद आता है झारखंड। 3 अग्रिम राज्य हैं ये। ठीक है, इसके अलावा अगर हम विश्व में बात करें उत्पादन में, तो अभ्रक शीट के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, जबकि कच्चे अभ्रक की अगर हम बात करें तो इसमें चीन प्रथम स्थान पर है। चांदी की अगर हम बात करें राज्यों में, चांदी देखिए कहाँ कहाँ पे है भंडार इसका। तो राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा भंडार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। उत्पादन की हम बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर। अगर हम चांदी की बात करें विश्व स्तर पर, तो भंडार के रूप में देखिए कहाँ पे है भंडार सबसे बड़ा? पेरू में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया या पोलैंड दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर आता है रसिया। अगर हम उत्पादन की बात करें तो मैक्सिको नंबर 1 पे, पेरू दूसरे नंबर पर और चाइना तीसरे नंबर पर। अब देखिए किन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है? तो महाराष्ट्र तो पक्का है, उड़ीसा भी है, आंध्रा भी है, लेकिन कर्नाटका इसमें शामिल नहीं है। तो तीसरा भी गलत हो गया, चौथा भी आपका गलत हो जाता है एलिमिनेशन मेथड से। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र अभी छत्तीसगढ़ से भी जाती है, तो छत्तीसगढ़ एक स्टेट हो सकता है। इसके अलावा और क्या बचा? आंध्रा के अलावा तेलंगाना। तो तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट हैं जिनसे होकर गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है और ये दूसरे नंबर पे भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ने मतलब दोनों की संयुक्त परियोजना है ये। ऑप्शन सी आपका राइट है, और ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। देखिए ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क का निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है रामनगर। रामनगर को कॉर्बेट का गेटवे भी कहा जाता है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करें तो इसका नाम रखा गया था जिम कॉर्बेट के नाम पे, जो कि बहुत जाने माने शिकारी रहे हैं उस समय के। 1936 में बना हुआ ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, पहला नेशनल पार्क यही है। प्रश्न के 24 देखिए, निम्नलिखित पत्रों में से कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो ये है मॉर्मोगोवा, जो कि गोवा में है। इसके अलावा चेन्नई हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा दूसरा सबसे गहरा लेकिन कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, पारादीप ओडिशा में है और कोच्चि हमारा केरला में है। बंदरगाहों से रिलेटेड कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। एन्नोर जो कि तमिलनाडु में है, खुद चेन्नई के पास में, ये कंप्यूटराइज्ड है और निगमित बंदरगाह कहलाता है। इसके अलावा कांडला जो कि गुजरात में है, वो हमारा ज्वारीय बंदरगाह है प्राकृतिक। और सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो हमारा कौन सा है? विशाखापट्टनम, विशाख या विजाग भी से कहते हैं कई बार। ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसका स्थान भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक होता है? यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है, जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस पर भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है ये। हम डिटेल में समझा देते हैं, आप हमेशा के लिए इसको याद कर लेंगे आज ही इनफैक्ट। देखिए कृषि एवं अन्य जो क्रियाएं हैं कृषि संबंधित, उनका जो योगदान होता है वो ना के बराबर होता है। जैसे जैसे हम डेवलप होंगे ये और घट करके 1 से 2% रह जाएगा, जैसे अमेरिका में होता है। अब फिलहाल जो है वो 16% के आसपास हमारा योगदान है कृषि क्षेत्र का, और कृषि क्षेत्र में आपको पता है कि हमारी मैक्सिमम जनसंख्या वहीं पे काम करती है। ठीक है, अब निर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब 28% या 29% के आसपास हम रिसेंटली हैं, अभी डेटा मिला उसके हिसाब से। लेकिन जो सेवा क्षेत्र है उसमें लगभग हम 55% पे हैं, और सेवा क्षेत्र लगातार बढ़ेगा जैसे जैसे हम डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
और अगर हम बात करें कि डेवलप्ड कंट्रीज में सीन क्या होता है, हमने आपको बताया कि कृषि क्षेत्र का जो योगदान होता है वो जीडीपी में 1 से 2% ही होता है। कहीं कहीं पे 3-4% तक हो सकता है, बट मैक्सिमम यहीं पे रहता है। अमेरिका वगैरह का जो टोटल योगदान है वो यहीं पे इसके आसपास ही रहता है, और मैक्सिमम जो होता है वो सेवा क्षेत्र और बिजनेस क्षेत्र इसका स्थान ले लेते हैं। तो आपका उत्तर जो बनेगा यहाँ पे वो सेवा क्षेत्र या डी बनेगा। आप समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र को हम टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं, और अगर बीच की हम बात करें निर्माण या इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो हमारा सेकेंडरी या बिजनेस सेक्टर भी कहलाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आप नोट करके रखिए, आपको काम आएंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं रोक देते हैं, अगले वीडियो में आपके बचे हुए प्रश्न भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।